हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड राजन सीरीज़ के लघु उत्तरीय प्रश्नों के पार्ट 9 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में इसके पार्ट 8 को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 48, लिखित अभिव्यक्ति का महत्व क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। व्यक्ति के जीवन में लिखित अभिव्यक्ति का विशेष महत्व होता है। मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति स्थायी रहे तो लोग उसका अध्ययन कर सकें, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति का अत्यधिक अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। मानव अपने विचारों, अनुभवों, कल्पनाओं को लिखित अभिव्यक्ति द्वारा हजारों वर्षों से संचित करता आ रहा है, जो ज्ञान के भंडार के रूप में ग्रंथों में सुरक्षित है। कहने का तात्पर्य ये है, अगर हम मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं तो उसे व्यक्ति तुरंत सुन सकता है, लेकिन हम किसी भी चीज़ की लिखित अभिव्यक्ति करती हैं तो हम उसे हजारों वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि जो कोई भी ग्रंथ अगर लिख के रख दिया है तो वो हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहेगा और आगे वाली जो आने वाली पीढ़ी आएगी वो भी उस लिखित अभिव्यक्ति अगर हमारे पास सुरक्षित रखी हुई है तो उसे वो पढ़कर समझ सकती है। ज्ञान के भंडार के रूप में ग्रंथों में सुरक्षित है। जो हमारे प्राचीन काल में जो भी लेखक थे या जो भी राइटर थे, उन्होंने जो भी ग्रंथ लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से लिखे थे तो वो आज भी सुरक्षित है, और आज की जो पीढ़ी है या आने वाली भी पीढ़ी है वो भी उन सब ग्रंथों को पढ़ सकती है। छात्र की शैक्षिक योग्यता का मूल्यांकन भी लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा ही संभव है। हम कोई भी स्टूडेंट है उसकी क्या शैक्षिक योग्यता है, हम लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा ही जान सकते हैं कि वह कैसा है। अतः लिखित अभिव्यक्ति विचारों और भावों को स्थायी बनाए रखने में सहयोग देती है। लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा हमारे जो मन के भाव या विचार हैं, जिन्हें हमने लिखित रूप में लिख दिया है, वो हमें लंबे समय तक स्थायी रहते हैं, जबकि मौखिक अभिव्यक्ति में ऐसा नहीं होता है। मौखिक अभिव्यक्ति स्थायी नहीं होती है। अगर हम किसी से मौखिक बात कहते हैं तो वो केवल आमने सामने होती है, उसे स्थायी नहीं रखा जा सकता, लेकिन लिखित अभिव्यक्ति में हम लंबे समय तक स्थायी रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 48, शब्द को परिभाषित कीजिए कि शब्द क्या है। दो अक्षरों या दो से अधिक अक्षरों के संयोजन से शब्द का निर्माण होता है। शब्द का निर्माण किससे होता है? जब दो अक्षर मिलते हैं या दो से अधिक अक्षरों के संयोजन से शब्द बनते हैं। शब्द सार्थक होते हैं। हिंदी में शब्द को भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया है। व्यक्ति के विचार के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूह अथवा संकेतों को शब्द कहा गया। सामान्यतः शब्द के बारे में कहा गया है, कानों से सुना जाने वाला प्रत्येक नाम शब्द होता है। ये इजी है, ये आराम से लर्न हो। कानों से सुना जाने वाला जो प्रत्येक नाम है वो शब्द होता है। व्याकरण की दृष्टि से स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि ही शब्द कहलाती है। जो सार्थक होते हैं शब्द क्या होते हैं? हमारे सार्थक होते हैं, निरर्थक शब्द नहीं होते हैं। शब्द कैसे होते हैं? सार्थक होते हैं। संस्कृत में शब्द के लिए पद का प्रयोग होता है, अतः शब्द वर्णों का समूह होता है। अनेक वर्णों को मिलकर शब्द बनते हैं। दो या दो से अधिक वर्ण को मिलाकर शब्द की रचना होती है, और अनेक वर्ण जब मिल जाते हैं तो वो शब्द समूह भी बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 50, शब्दों के कितने वेद होते हैं, नाम बताइए। शब्द के दो वेद होते हैं, एक ध्वनात्मक, एक वर्णात्मक। ध्वनात्मक शब्द वे होते हैं जो स्पष्ट सुनाई नहीं देते हैं और ना ही स्पष्ट रूप में समझ आते हैं। ध्वनात्मक शब्द कौन से होते हैं? जो ना ढंग से सुनाई दे पाते हैं, ना उनका अर्थ भी हमें स्पष्ट रूप में समझ आता है। वर्णात्मक शब्द वे शब्द होते हैं जो पृथक अक्षर से बनकर अलग अलग रूप में सुनाई देते हैं। उपयोगिता की दृष्टि से मानव जीवन के लिए ध्वनात्मक शब्दों की अपेक्षा वर्णात्मक शब्दों का अधिक महत्व। वर्णात्मक शब्द कौन से होते हैं? जो पृथक पृथक अक्षर से बनकर अलग अलग रूप में सुनाई देते हैं, जबकि ध्वनात्मक शब्द कौन से होते हैं? जो स्पष्ट सुनाई नहीं देते हैं, ना ही स्पष्ट रूप से समझ आते हैं। और वर्णात्मक स्पष्ट रूप से सुनाई देते हैं और स्पष्ट रूप से समझ आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं समास के। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, समास के भेद बताइए। सबसे पहले हम समास के बारे में जानेंगे। समास क्या है? समास का अर्थ होता है संक्षेप में। जब दो या तीन शब्दों को मिलाकर एक करना होता है तो उसे हम समास के नाम से जानते हैं। जैसे रोग, पीड़ित, तो इसे संक्षिप्त कर दिया है, वैसे इसका अर्थ क्या है? रोग से पीड़ित। शब्द समास होने के बाद
छोटा होकर ये क्या बन गया, रोग पीड़ित बन गया। आइए अब समास के प्रकार के बारे में जानते हैं। समास के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, और के है जो और के समान इसके अर्थ में आता है। अगर हम इसके अर्थ समझेंगे तो उसमें है जो और के समान आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मिरग नैनी, मिरग के समान नैनों वाली, सर्वगुण संपन्न गुणवान सूर्यमुखी। तो कर्मधारय समाज में जो समास होते हैं उनके अर्थ में है जो और के समान आएगा। नेक्स्ट है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास जो होता है उनमें पहला पद प्रधान होता है और दूसरा शब्द क्रिया होती है। और अव्ययी भाव समास में क्या होता है, प्रथम पद में अधिकतर उपसर्ग लगा होता है, उसे देख के हम पहचान जाते हैं कि ये अव्ययी भाव समास है। जैसे दिन शब्द है, में प्रति उपसर्ग लग गया, ऐसे ही पेट है, इसमें भर उपसर्ग लग गया। तो अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है, उनमें अधिकतर उपसर्ग का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है 3 बहुव्रीहि समास में कोई पद नहीं प्रधान होता, अन्य कोई पद प्रधान होता। जो 2 पद दे रखे होते हैं वो प्रधान नहीं होते, अन्य कोई पद प्रधान होता है। ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं ये सब गलत हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, द्वंद्व समास के। जबकि बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल होता है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शंकर भगवान, पीला है जिसका अंबर अर्थात विष्णु भगवान। तो इसमें अन्य कोई पद प्रधान होता है, जो 2 पद दे रखे हैं वो प्रधान नहीं होते हैं, और इसके ये एग्जाम्पल गलत है। नेक्स्ट देखते हैं 4 तत्पुरुष समास। इस समाज में प्रथम शब्द गौण होता है और दूसरा शब्द प्रधान होता है। मतलब इसमें जो 2 पद दे रखे हैं उसमें पहला पद उतना प्रधान नहीं होता, लेकिन दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें प्रधान शब्द प्राय संज्ञा या विशेषण होती है। जो दूसरा शब्द प्रधान होता है उसमें संज्ञा या विशेषण होती है। जैसे आर्यपुत्र, स्वाधीन, प्रत्यर्पण, समर्पण, त्यागपद। और इसकी एक पहचान और है, हमारे कारक जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। तो कारक की प्रथमा विभक्ति और 8 संबोधन विभक्ति को छोड़कर अन्य सभी कारक तत्पुरुष समास में यूज होते हैं। तो उसकी पहचान है, जैसे कर्ता ने, तो कर्ता कारक तत्पुरुष समास में नहीं आता। कर्म को, जहाँ पे को का अर्थ निकलेगा वहां पे तत्पुरुष आ जाएगा। कर्म को कर्ण से के द्वारा, जहाँ से के द्वारा का अर्थ निकलेगा वहां पे तत्पुरुष आ जाएगा। कहने का तात्पर्य है कारक की प्रथमा और संबोधन विभक्ति को छोड़कर और जितनी भी विभक्तियां होती हैं वो सब हमारी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आती हैं। अगर उन विभक्तियों का प्रयोग हुआ है तो वहां तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। इसकी पहचान है, जैसे पंचमुखी, षटकोण, चतुर्भुज, अष्टधातु, इन सब में पहला पद हमारा संख्यावाची है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद समान होते हैं, कोई कम ज्यादा नहीं होता है। जैसे माता पिता, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। द्वंद्व समास की एक और पहचान है, इसमें 2 शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जीवन, स्तर, सुख दुख, और एक दूसरे के विलोम अर्थ होते हैं, विपरीत अर्थ होते हैं। जैसे विलोम शब्द जिसे जानते हैं, द्वंद्व समास में विलोम शब्द का यूज होता है। जैसे माता का पिता, दुख का सुख, तो हाँ विलोम शब्द के रूप में दे रखे होंगे और योजक चिन्ह का प्रयोग दिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं समासिक पद किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। समासिक पद में दोनों पदों में समान होता है। जिन 2 पदों में समास होता है, समासिक पद में दोनों पदों में समास होता है, जिन 2 पदों में समास होता है वे समासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। इसके लिए समास को जानना जरूरी है। समास का अर्थ होता है संक्षेप में, जब 2 या 3 शब्दों को मिलाकर एक करना ही समास कहलाता है। जब संक्षिप्त रूप में कर देते हैं तो वो समास हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, विद्यालय, माता पिता, रोग पीड़ित, यथाशक्ति आदि सब समासिक पद है। रोग से पीड़ित शब्द समास होने के बाद संक्षिप्त होकर रोग पीड़ित बन जाता है, किंतु इसके अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं होता है।
इस प्रकार से दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्दों को समास कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास होने के बाद परस्पर मिले हुए पद समासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। समासिक पद को अलग अलग करने को समास विग्रह कहा जाता है। जब समासिक पद को हम अलग अलग कर देते हैं तो उसे हम समास विग्रह के नाम से जानते हैं। जैसे मेघनाद का विग्रह करेंगे तो मेघ के समान नाद जिसका, प्रत्यय और उपसर्ग की ही बातें हैं। मतलब समास में क्या होता है, समास का अर्थ होता है संक्षेप में। जब दो या तीन शब्दों को मिलाकर एक कर देते हैं तो वो समास हो जाता है। समासिक पद को अलग अलग जब करती है वो तो समास विग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अव्ययी भाव समास क्या होता है, उदाहरण देकर समझाइए। जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है और दूसरा पद अव्यय होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसमें पहला पद अव्यय और दूसरा जातिवाचक होता है, जैसे भर, पेट। और इसमें अधिकतर क्या होता है, पहला पद में अधिकतर उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे भर हमारा क्या उपसर्ग, रातों रात, वे, ये सब हमारे क्या उपसर्ग है। तो समास अव्ययी भाव जो समास होता है उनमें प्रथम पद में उपसर्ग का प्रयोग होता है। भर पेट की हिंदी क्या हो गई, पेट भर। रातों रात की रात ही रात में, बेशक शक के बिना। तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है और इसमें प्रथम पद प्रधान होता है और दूसरा पद अव्यय होता है और दूसरे पद में जातिवाचक होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। कर्मधारय समाज उदाहरण सहित समझाइए। कर्मधारय समाज में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है लेकिन पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा और सर्वनाम होता है। कर्मधारय समास होगा उसमें पहला पद तो हमारा विशेषण दे रखा होगा और दूसरे पद में संज्ञा या सर्वनाम होता है। जैसे नील कमल, इसमें नीला विशेषण है और कमल संज्ञा है। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली, के समान है जो। कर्मधारय समास की पहचान है, उसके अर्थ में के समान और है जो आएगा तो हमारा कर्मधारय समास होगा। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका। लौह पुरुष, लोहे के समान शक्तिशाली पुरुष। नीला है कमल, नीला है कमल। इस समास में कभी कभी विशेष पहले भी आ जाता है। मुख चंद, मुख रूपी चंद। घनश्याम, घन के समान श्याम। चरण कमल, कमल के समान चरण। देह लता, लता के समान शरीर। नीला गगन, नील गगन, नीला गगन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए जिससे कि वो लोग भी इस चैनल के माध्यम से अपनी स्टडी को और भी बेहतर बना सकें। इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब